नमस्कार बच्चों, मैं अखिलेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल शांति स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लेके आया हूं जीएस में पॉलिटी और उसका टॉपिक है केंद्रीय मंत्री परिषद, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। शुरू करते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन हैं। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? इसका आंसर है 25 वर्ष। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में आने पर पक्ष में मत नहीं दे सकते हैं। आगे क्वेश्चन है, संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? तो प्रधानमंत्री के अधीन। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम कितनी संख्या होनी चाहिए? 50। भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है? लोकसभा। राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री एवं मंत्रियों की नियुक्ति परिषद के आकार एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है। मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 50% से अधिक नहीं होगी। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? 91वां अधिनियम संविधान संशोधन 2003। आगे, संसद का सदस्य नहीं होने पर भी कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? 6 माह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? संसद के प्रति। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य को कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? अनुच्छेद 257। लाभ के पद पर यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का निर्धारण संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। आगे, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? विधायिका के। नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन बने? कैलाशनाथ काटजू। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री B.R.K. षणमुगम चेट्टी थे। भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हुआ? लाल बहादुर शास्त्री का। अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ? चौधरी चरण सिंह। संविधान की किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? अनुच्छेद 352। 3 में श्वेत पत्र भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है। संसदीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित था? गोपाल स्वामी अयंगर के आधार पर। आगे है, मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल में अंतर। मंत्रिपरिषद कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री एवं उपमंत्री। मंत्रिमंडल में इसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री ही सम्मिलित होते हैं। दूसरा है, यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74 व 75 में किया गया है।
इसमें है मंत्रिमंडल में 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया, जो संविधान के मूल पाठ में नहीं था। तीसरा पॉइंट है, सैद्धांतिक रूप से मंत्रिपरिषद को संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां प्राप्त हैं, परंतु मंत्रिमंडल द्वारा इसके कार्यों का निर्धारण किया जाता है। आगे तीसरा पॉइंट इसमें मंत्रिमंडल में है, व्यवहार में रूप में मंत्रिमंडल सदैव मंत्रिपरिषद की शक्तियों का प्रयोग करता है और मंत्रियों के कार्यों का निर्धारण करता है। चौथा पॉइंट है, मंत्रिपरिषद में मंत्रिमंडल द्वारा किए गए नीतिगत निर्णयों का क्रियान्वयन मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। इसमें चौथा पॉइंट है, मंत्रिमंडल में नीतिगत निर्णयों को क्रियान्वयन करने के लिए यह मंत्रिपरिषद को निर्देश देता है तथा निर्णयों को क्रियान्वयन की निगरानी भी करता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आगे आता है कैग, महान्यायवादी एवं लेखा परीक्षक, अटॉर्नी जनरल एंड कंप्यूटर ऑफ ऑडिटर जनरल। इसके लिए कौन सा अनुच्छेद है संविधान में? ए, अटॉर्नी जनरल के लिए अनुच्छेद 76। चलिए, भारत के 3 विधि अधिकारी, पहला भारत का महान्यायवादी, दूसरा भारत का अधिवक्ता। महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं, भारत का अधिवक्ता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है और भारत के अपर अधिवक्ता एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये 3 भारत के विधि अधिकारी हैं। पहला भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? MC शीतल बाड़। नेक्स्ट है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। तो महान्यायवादी को किस अनुच्छेद में रखा गया है? अनुच्छेद 76। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। आगे, भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? भारत सरकार का। आगे है, राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को सौंपे गए कार्य। पहला, भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्च न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 147 के अंतर्गत राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। और तीसरा है, भारत सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार। अनुच्छेद 76(4) के अनुसार महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत धारण करेगा? राष्ट्रपति। मैंने कहा अनुच्छेद 76 का क्लॉज है 4, जिसमें राष्ट्रपति, अगर याद करना तो AG अटॉर्नी जनरल, ठीक है, AG 76, तो AG 76 ना, AG 76 लगेंगे कान के नीचे, याद कर लें इस ट्रिक से। AG 76 पढ़ेंगे कान के नीचे, तो इसका सेक्शन में वो अनुच्छेद याद हो जाएगा आपको। और इसकी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये धारण करता है। भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने, कार्रवाइयों में सम्मिलित होने, किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है। सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? महान्यायवादी का अधीनस्थ। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल। महान्यायवादी पद संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत एक संवैधानिक पद है, जबकि अधिवक्ता
का एक संवैधानिक न होकर मात्र वैधानिक है। भारत के प्रथम नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन थे? बी नरहरि राव। आगे है, राज्य सरकार का कानूनी विधि विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो महाअधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। संसद की लोक सेवा समिति की बैठक में कौन उपस्थित रहता है? भारत का नियंत्रण एवं महालेखाकार, कैग। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के अंतर्गत सर्व प्रमुख अधिकारी होगा। यह लोकतंत्र व्यवस्था में भारत सरकार के वित्तीय रक्षकों में से एक होगा। इन वित्तीय रक्षकों में उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग सम्मिलित हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के पद पर पद सृजित किसके द्वारा किया गया? संविधान द्वारा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शक होता है? लोक लेखा समिति का। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक निधि का मुख्य अभिभावक चीफ गार्जियंस ऑफ पब्लिक पॉस कहा जाता है। राज्य एवं केंद्र सरकार के सभी खर्चों की वित्तीय जांच कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आगे है, नियंत्रक एवं महालेखा कार के पेंशन व भत्ते किस पर आधारित होते हैं? भारत की संचित निधि पर। यहीं तक हमारा वीडियो समाप्त होता है। आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।